हाय एवरीवन। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 अगस्त के करेंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि करेंट अफेयर्स ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, बैंकिंग हो या तो और कोई भी अदर एग्ज़ाम हो। तो ये सब चीज़ के लिए करेंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना करेंट अफेयर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया निपुण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारतीय नौसेना है उसको निपुण सौंपा गया है, तो वो निपुण है क्या ये पूछा गया है। ठीक है, तो निपुण क्या है, वो ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स है। ठीक है, जो निपुण है वो ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है। और जो ये ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है, ठीक है, इसको गहरे समुद्र में ड्राइविंग, पनडुब्बी बचाव तथा पानी के भीतर साल्वेज अभियान के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स को। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो उसका नाम क्या है, वो है निपुण। ठीक है, और ये किस प्रकार का है, तो ये एक ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स है निपुण, जिसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया, इसके निर्माता कौन है, इसको किसके द्वारा बिल्ट किया गया है, तो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम। और इसकी डेट क्या है जो ये भारतीय नौसेना को डिलीवर किया गया, तो ये है डेट 30 जुलाई 2026। और इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन क्या है, तो है इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के वर्गीकरण नियमों के अनुसार निर्मित। और फिर ये इसका कुछ महत्व दिया गया है, भारतीय नौसेना को सौंपा गया दूसरा स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी कुछ भूमिका दी गई है। ठीक है, कुछ रोल्स दिया गया है, प्राइमरी रोल्स। ठीक है, तो क्या क्या है ये देखते हैं। गहरे समुद्र में ड्राइविंग अभियान, पानी के भीतर बचाव अभियान, सॉल्वेज अभियान, पनडुब्बी बचाव सहायता। ठीक है, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट रोल्स दिए गए हैं। ठीक है, किसकी, ये निपुण की कुछ इम्पोर्टेंस रोल दिए गए हैं। फिर इसके बाद इसकी कैपेसिटी दिया गया इसमें, तो यह संकटग्रस्त पनडुब्बियों से कर्मियों को बचाने के लिए डीप सबमर्जेंस, ठीक है, डीप सबमर्जेंस समर्थन प्लेटफॉर्म के रूप में ये कार्य करता है। फिर इसके बाद इसकी कुछ स्ट्रेटेजी दिया गया है, तो जो कि भारत की पानी के भीतर युद्ध तथा बचाव जो क्षमता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और जो मैरीटाइम सेफ्टी और ऑपरेशनल रेडियंस है उसको इंक्रीज करता है। और उसके बाद इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत जो पहल है उसका समर्थन करता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में दिया गया है, जो इसके रोल्स है, कैपेसिटीज है उसके बारे में। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, तो वो है वर्षा अशोक अग्वाले। ठीक है, यह है वर्षा अशोक अग्वाले। ठीक है, जिन्होंने भारत की पहली डायरेक्टर जनरल बनी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, इसमें इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिया गया है। तो उसका नाम क्या है, जो भारतीय जियोलॉजिकल मतलब इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे की जो यहाँ पे, ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में किसका नाम यहाँ पे है, तो है वर्षा अशोक अगलावे का। ठीक है, जो कि भारत की फर्स्ट महिला महानिदेशक है। फिर इसके बाद यह मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भारत सरकार के इसके अंडर में आता है।
और जो ये इसका हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। और इसका इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो हुआ था 1851 में। इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया गया है, जो कि ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। और इसका प्रीवियस रोल क्या था? ठीक है, तो जो यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो महानिदेशक बने, उसके पहले इसका जो पोजीशन था वो क्या था? वो अतिरिक्त महानिदेशक एवं विभागीय जीएसआई पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, ये इसका पूर्व पद था। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग इसके कुछ जीएसआई के कुछ यहाँ पे वर्क्स दिए गए, तो वो क्या क्या है? तो वो है भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज एवं महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, यहाँ पे फिर भूवैज्ञानिक अनुसंधान, भूस्खलन एवं भू जोखिम अध्ययन, भू पर्यावरण एवं भूजल संबंधी जांच, ठीक है। तो ये सब इसके प्रमुख कार्य है जीएसआई के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। फिर उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया, तो वो क्या है? भारत का प्रमुख भूवैज्ञानिक संगठन, ठीक है, यह भारत का प्रमुख भूवैज्ञानिक संगठन है। फिर विश्व के सबसे पुराना भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठनों में से ये एक है, ठीक है। फिर खनिज संसाधनों के आकलन तथा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सब जीएसआई का इम्पोर्टेंस है। और जो ये है वो जीएसआई का यहाँ पे कुछ वर्क है, मेजर वर्क्स है, तो ये वो है। फिर यहाँ पे आगे दिया गया है हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं मतलब आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, अब यहाँ पे आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के एक नए डायरेक्टर जनरल के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो वो कौन कौन है? ठीक है, जिसको डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है तो वो है संदीप थरेजा, ठीक है। संदीप थरेजा है जिसको आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। फिर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है उसको देखते हैं। और जो इसका पूरा नाम क्या है? तो ये है एयर मार्शल संदीप थरेजा, ठीक है, एयर मार्शल संदीप थरेजा है। और जिसको कौन सी पोजीशन के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? तो वो है महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के लिए, ठीक है। कौन से फील्ड से? तो है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, इसके लिए इसको डायरेक्टर जनरल के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। और फिर इसकी इफेक्टिव डेट क्या है? तो है 31 अगस्त 2026, ठीक है। और फिर इसका जो उत्तराधिकारी है वो कौन यहाँ पे उत्तराधिकारी है? सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ये बनी है, ठीक है, उत्तराधिकारी। और जो ये यहाँ पे डायरेक्टर जनरल के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया, उसके पहले इसकी यहाँ पे पोजीशन क्या थी, किसमें अपॉइंटेड थे ये? तो ये थे महानिदेशक चिकित्सा सेवाएं, ठीक है। महानिदेशक में ये जो चिकित्सा सेवाएं में थे वायु के। डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस एयर में, ठीक है। अभी डायरेक्टर यहाँ पे आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस में ये डायरेक्टर जनरल है, इसके पहले ये डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस में थे एयर में। फिर उसके बाद जो इसके ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका ऑर्गेनाइजेशन किसने किया है? तो वो किया है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ने। और इसका ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंडर में आता है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर यहाँ पे उसके कुछ रूल्स बताए दिए गए हैं यहाँ पे, तो क्या क्या है वो देखते हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं का नेतृत्व करता है, सैन्य चिकित्सा नीति पर रक्षा मंत्री को सलाह देता है या तो देती है, ठीक है। यहाँ पे वुमेन मेन दोनों हो सकते हैं। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख करते हैं। और फिर इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया है, यह नियुक्त भारत की एकीकृत सैन्य चिकित्सा सेवाओं के नेतृत्व को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं
हाल ही में समाचारों में रहा पारंपरिक जनजाति ढीमसा, ठीक है। यहाँ पे एक पारंपरिक जनजाति है ढीमसा, ठीक है। जो ढीमसा है वो एक लोक नृत्य है, ठीक है। जो ढीमसा है वो एक लोक नृत्य है। तो ये कहाँ, कौन से राज्य से रिलेटेड है, कौन से राज्य से रिलेटेड है ये पूछा गया है, जो ढीमसा है, ठीक है। तो जो ढीमसा है वो एक लोक नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। जो ये पारंपरिक जनजाति ढीमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। विशेष रूप से ये अराकू घाटी तथा अल्लूरी सीताराम राजू जिले के जनजाति समुदाय में से ये पाया जाता है, ठीक है। और जो हाल ही में इसे प्रधानमंत्री भोगापुरम दौरे के दौरान आयोजित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदर्शन और भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति के कारण ये समाचारों में रहा है। फिर इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं, उसको देखते हैं। देखो, तो ये जनजाति है वो लोक नृत्य, ये कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है ढीमसा, ठीक है। ढीमसा जो लोक नृत्य है वो आंध्र प्रदेश की है। और यह अराकू घाटी और अल्लूरी सीताराम जिला, ये दोनों क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। और इसके प्रदर्शन करने वाले कौन होते हैं, तो ये होता है बगाता, वाल्मीकि, पोरजा, गढ़वा, खोंड, कोटिया, गोंडदोर और अन्य जनजाति समूह इसका प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। और यह प्रदर्शन, यह परफॉर्मेंस कब कब दिया जाता है, तो ये होता है विवाह में, त्योहार में, फसल उत्सव, अन्य सामुदायिक समारोह में, ठीक है, इसका प्रदर्शन किया जाता है। और इसकी प्रस्तुति, इसकी शैली क्या होती है, तो ये नर्तक पारंपरिक जनजाति संगीत की धुन पर वृत्त या श्रृंखला बनाकर लयबद्ध नृत्य करते हैं, ठीक है। तो जो ये जनजाति होती है, जो ये नर्तक पारंपरिक जनजाति होती है, वो संगीत की धुन पर यहाँ पे वृत्त, या तो जो वृत्त मतलब इसको सर्कल के फॉर्म में या तो ऐसे चेन के फॉर्म में इसको लयबद्ध इसका नृत्य करते हैं इसमें। फिर इसका वाद्य यंत्र क्या है इसका पारंपरिक, तो वो मोरी, तुड़मू, डप्पू, किरिकी, किड़गी, गिलका तथा जोकुमुलु, ठीक है। जोकुमुलु ये इसके पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं। फिर ये हाल की खबर, ठीक है। यहाँ पे जो ये खबर है वो कहाँ से मिली है, तो ये आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में आयोजित विशाल ढीमसा नृत्य प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बनाया है, जिसने राज्य की समृद्ध जनजाति विरासत को प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पे इसका कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ढीमसा नृत्य एकता, सौहार्द, आनंद तथा आंध्र प्रदेश के जनजाति समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का एक प्रतीक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या बताया गया है ये देखते हैं। भारतीय अंगदान दिवस, ठीक है, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे एवरी ईयर कब मनाया जाता है, ठीक है। जो इंडियन ऑर्गन्स डोनेशन डे है वो प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो वो 3 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। यह इसका इसका पर्पस क्या है, तो ये अंग एवं ऊतक दान मतलब ऑर्गन्स एंड टिश्यूज डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अंगदाताओं और उनके परिवारों का सम्मान करना, ये उसका पर्पस है, ठीक है। जो ये डे मनाया जाता है इंडियन ऑर्गन्स डोनेशन डे, ये उसका पर्पस है। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो फिर ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 3 अगस्त को मनाया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो ये 2010 में मनाया गया था, ठीक है। और इसके ऑर्गेनाइजर मतलब ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो ये राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। नेशनल ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन NOTTO, ठीक है। और यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये उसके अंडर में आते हैं।
और इसका पर्पस क्या क्या है जो ये डे मनाया जाता है उसका, तो ये ऑर्गन्स एंड टिश्यू डोनेशन को बढ़ावा देना, ब्रेन ब्रेन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, नागरिकों को अंग दान का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करना, मृत अंगदाताओं एवं उनके परिवारों का सम्मान करना। तो ये इसका कुछ यहाँ पे पर्पस दिया गया है जो ये डे मनाया जाता है उससे। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, तो हम लोग ये इसको, ठीक है, इसको हम लोग किस लिए यहाँ पे इसको याद करते हैं, ठीक है, तो ये इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुली डिसीज्ड डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट ऑन 3 अगस्त, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 3 अगस्त जो 1994 को जो भारत में हुए फर्स्ट सफल मृदाता, ठीक है, हृदय प्रत्यारोपण की उसके लिए इसको स्मरण किया जाता है। और इससे रिलेटेड लॉ क्या है, तो वो है मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, ठीक है, 1994, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो NOTTO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है नई दिल्ली। और इसका थीम क्या है, तो ये है अंगदान जीवन संजीवनी अभियान, ठीक है, जो अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वर्ष भर चलने वाला एक राष्ट्रीय अभियान है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने रोम संविधि से हटने का निर्णय लिया है जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो यह है वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला जिसने ये रोम संविधि से हटने का निर्णय लिया है, ठीक है, ये वेनेजुएला एक कंट्री है जिससे उसकी राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये कौन सी कंट्री है, तो ये है वेनेजुएला। और इस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। और ये रोम संविधि जिसे हटने का उन्होंने फैसला किया है, मतलब डिसीजन लिया है। और जो ये इसके वेनेजुएला ने, ठीक है, जो इसने क्या कहा है, तो वेनेजुएला ने रोम संविधि से हटने की घोषणा की है जिससे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर निकलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। इसका रीजंस क्या है, तो सरकार ने कहा है कि ICC राजनीतिक रूप से पक्षपात पूर्ण हो गया है और कथित रूप से देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर है, तो इसलिए इसको ये निर्णय लेना पड़ा है कि ये हटने की इन्होंने घोषणा की है। और फिर इसकी वापसी का नियम क्या है, तो ये रोम संविधि के अनुच्छेद 127, ठीक है, आर्टिकल 127 के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को औपचारिक अधिसूचना प्राप्त होने के 1 वर्ष बाद यह वापसी प्रभावी हो जाती, ठीक है, मतलब 1 वर्ष बाद यहाँ पे वापसी भी किया जा सकता है। फिर इसका ICC का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हेग जो कि नीदरलैंड में है इसकी। और फिर इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस, तो ये नरसंहार के अपराधों के लिए व्यक्तियों पर अभियोजन चलाना, मानवता के विरुद्ध अपराध के मामलों की सुनवाई करना। तो इसके यहाँ पे ये कुछ ये पर्पस दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM किसान योजना के विस्तार को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी है, तो इन्होंने PM किसान योजना को ये 5 वर्ष के लिए यहाँ पे मंजूरी दी है, ठीक है। तो उस योजना का नाम क्या है जिसको इन्होंने 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी है, तो है प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन निधि, ठीक है। इसका जो विस्तार कितने वर्ष के लिए किया गया है, तो ये 5 वर्षों के लिए किया गया है। और इसका ड्यूरेशन क्या है, जो अभी 2026-27 में ये यहाँ पे अप्रूव्ड किया गया है, मतलब यहाँ पे इसको विस्तार किया गया है, तो उसको 2030 to 31 तक यहाँ पे चलाया जाएगा। और जो इसकी स्वीकृति प्रदान की, मतलब इसको किसके द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया गया है, तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको अप्रूव किया है। और इसकी कुल यहाँ पे जो फाइनेंशियल और
आउटले है वो कितना है, तो वो है 3.15 लाख करोड़, मतलब 3,15,614 यहाँ पे कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल आउटले है। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग, इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इसको 2019 में इसका लॉन्च किया गया था, इस योजना का, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। ठीक है, फिर इसका जो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है वो क्या है, तो वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। और इसका बेनिफिट्स क्या है कि जो पात्र किसान परिवारों को यहाँ पे 6,000 प्रति वर्ष, ठीक है, इसका बेनिफिट है। और ये इसका जो पेमेंट है उसका माध्यम का है, उसका मोड क्या है, तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 2,000 की 3 समान किस्तों में। ठीक है, तो ये 2,000 करके ये 3 किस्त में ये दिया जाएगा, टोटल 6,000। तो फिर यहाँ पे इसका उद्देश्य भी दिया गया है। ठीक है, जो कि सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करना, इनकी वृत्ति सुरक्षा को मजबूत करना तथा कृषि में निवेश को बढ़ावा देना, ये किसका उद्देश्य है। ठीक है, इस योजना का। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में भारत ने पहली संयुक्त व्यापार समिति की बैठक किस देश के साथ आयोजित की, तो इन्होंने रवांडा के साथ बैठक आयोजित की थी। ठीक है, जो बैठक थी वो फर्स्ट भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की एक बैठक थी, जो उन्होंने यहाँ पे रवांडा में की थी। और ये द्विपक्षीय व्यापार में इसमें कौन कौन है, तो इसका द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को ये सुदृढ़ करता है, जो ये बैठक है वो। और फिर इसकी जो आर्थिक एवं वाणिज्य सहयोग है उसको भी बढ़ावा देता है, और दोनों देशों के बीच व्यावसायिक साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। फिर यहाँ पे कुछ कीज एरियाज है जो कि यहाँ पे सहयोग के यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र है, तो कौन कौन से है, तो ये है एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये इसके कुछ की एरियाज ऑफ कॉरपोरेशंस है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर इसके जो ये वाणिज्य एवं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये उसके अंडर में आता है, इंडियन मिनिस्ट्री के अंडर में। ठीक है, जो यहाँ पे रवांडा जो कि कंट्री है उसकी राजधानी क्या है, तो है किगाली, और इसकी करेंसी क्या है, तो यह है रवांडन फ्रैंक। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो कौन है, पाल कागामे। ठीक है, और फिर यहाँ पे फर्स्ट भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार, निवेश को प्रोत्साहन तथा भारत की अफ्रीका के साथ सहभागिता के अंतर्गत आर्थिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक संस्थागत मंच प्रदान करती है, जो कि इसके इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सिग्निफिकेंस है इसके। फिर यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, भारत का पहला सरकार समर्थित प्रोटेक्शन एवं एंटेमिट्री बीमा उत्पाद किस विभाग ने लॉन्च किया, तो वो किया है द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, वित्तीय सेवा विभाग ने लॉन्च किया है भारत सरकार समर्थित प्रोटेक्ट एवं इंडस्ट्री बीमा उत्पाद। तो फिर इसके बारे में यहाँ पे क्या क्या किया गया है, तो ये जो लॉन्च करने वाली डिपार्टमेंट कौन सी है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंडर में आता है। और जो इसका बीमा उत्पाद है वो क्या है, तो ये सरकार समर्थित प्रोटेक्शन एवं इंट्रीमेंट्री ये बीमा है। ठीक है, बीमा उत्पाद है। और फिर इसका पर्पस क्या है, इस ये वित्तीय सेवा विभाग को इसको लॉन्च करने का, तो ये है भारतीय जहाज़ों एवं जहाज मालिकों को देयता बीमा कवरेज प्रदान करना, विदेशी P&I बीमा प्रदाताओं पर निर्भरता कम करना, भारत के समुद्री बीमा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना। तो ये इसका कुछ पर्पस दिया गया है यहाँ पे। फिर इसमें कुछ कवरेज जो कि इसमें इंक्लूडेड है, तो ये यहाँ पे दिया गया है क्या क्या है उसको। ठीक है, और इसका की ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे दिया गया है, इसका सिग्निफिकेंस भी, तो आप लोग इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है,
तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप लोग उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ये इस क्लास का पीडीएफ है वो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो ये उसमें अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।